नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैं आज कुछ और वीडियोस आप लोगों के सामने रखूँगा जो यूपी पुलिस की जुल्म सितम की बयां करने वाली एक ऐसी दास्तां है, और इन तमाम चीज़ों के बाद भी हमारे कायदीन जिनको इस वक्त मंजर आम पर आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आए हैं। इन बातों को लेकर के तबसरे चल रहे हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग किस्म की तनकीदें हो रही हैं। मैं उस पर भी कुछ बातें रखने की आप लोगों के सामने कोशिश करूँगा, बल्कि मैं अपने एहसासात और जज्बात को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। शायद मुमकिन हो सके कि वो जज्बात और वो एहसासात हमारे बड़े माने जाने वाले कायदीन माने जाने वाले लोगों के सामने ज़रूर पेश होंगी, शिकवा व शिकायत के नाम पर। इसी तरह नाज़रीन झारखंड में आज 11वें वज़ीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन ने हल्फ लिया है, उसकी भी कुछ तफसीलात रखते हुए चेन्नई में रंगोली बनाकर सीएए की मुखालिफत करने वाली कुछ ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा तुर्की में जो इस वक्त पहली इलेक्ट्रिक कार तैयार हो गई है, जो पूरे जो है इंटरनेशनल तौर पर जो सुर्खियाँ बना रही है, उसकी भी कुछ तफसीलात हम जानने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले जाने से पहले मैं तफसीलात में आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज संडे के दिन भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज भी उस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाजात जारी हैं, कल भी जारी थे। मुख्तलिफ़ तस्वीरें हम लोगों के सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाते जाएंगे, आप उसका अंदाज़ा लगाते जाएँ। मैं सबसे पहले वीडियोस भी चलती रहेंगी और मैं आपसे बात भी करता रहूँगा। नाज़रीन एक जगह ज़फ़र आगा ने लिखा है कि हर जुल्म की एक इंतहा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। ज़फ़र आगा का मानना है कि सूबे की पुलिस योगी के हुक्म के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर वो कहर ढा रही है जिसको वीडियो पर देखकर और सुनकर जालिम से जालिम शख्स भी लरस जाए। 20 दिसंबर को जुमा के रोज़ शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुस्लिम इलाक़ों में जो एहतिजाज हुआ, उसमें ख़ुद हुकूमत के मुताबिक अब तक 20 से 22 अफराद के मारे जाने की खबर है। पुलिस ये झूठ बोल रही है कि उसकी गोली से कोई नहीं मरा है, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने मेरठ में मारे जाने वाले बच्चों के अहले खाना से जब बात की तो घर वालों ने बताया कि गोली सीने पर लगी, माथे पर लगी और पीठ में लगी। फिरोज़ाबाद से इत्तला मिली कि वहाँ 2 बच्चे मर गए, कुछ बच्चे जेल में हैं। मुजफ्फरनगर में घर में घुस कर पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया। इस वक्त जो पीछे वीडियो आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि मदरसे की और मस्जिद की वीडियो है, जहां पर पुलिस ने घुस कर के जो है जुल्म और सितम ढाया है। ये घर से पुलिस वाले लाखों रुपए और जहेज का सामान उठा ले गए। पुलिस का रवैया वो था जो कभी फातेह फौज का महकूमों के साथ होता है। आखिर इस जुल्म की इंतहा क्यों? क्या जमहूरियत में एहतिजाज की इजाज़त नहीं है? कोई भी जमहूरी निज़ाम मुखालिफत के बगैर चल ही नहीं सकता, तो फिर यूपी में एहतिजाज के ख़िलाफ़ पुलिस की बेरहम कार्रवाई क्यों? इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मजमे पर इश्तियाल हो गया था और पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई, मगर ये झूठ है। लखनऊ में सदफ जाफ़र नाम की एक औरत को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने ये वीडियो चलाया कि वहाँ चल रहे पुरअमन एहतिजाज में एकाएक कुछ बलवाई और शरपसंद अनासिर आ गए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की। सदफ ने खुद पुलिस से जाकर कहा कि पुलिस ने उनको पकड़ क्यों नहीं रही है, तो पुलिस वहां से हट गई। जब उसने शोर मचाया और वीडियो चलाया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में एक औरत जात की बुरी तरह पिटाई की गई और फिर उसको जेल में ठोंस दिया गया। सदफ जाफर लखनऊ की मशहूर समाजी कारकुन है, कांग्रेस की तर्जुमान भी है, लेकिन बेचारी अभी तक जेल में सड़ रही है। नाज़रीन इसकी वीडियो से बात आया है कि एक साजिश के तहत मजमे में शरपसंद नासिर को शामिल कर पुरअमन एहतिजाज को पुरतशद्दुद बनवाया गया ताकि पुलिस मुसलमानों पर अपना कहर ढा सके, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आरएसएस, बीजेपी, मोदी और योगी की मुस्लिम दुश्मनी से तो सब वाकिफ हैं। मोदी की सरपरस्ती में हज़ारों मुसलमान गुजरात में मारे गए और फरमाते हैं कि इन मौतों का उन्हें इतना ही अफसोस है जितना एक कुत्ते के पिल्ले का कार से कुचलने का अफसोस होता है।
योगी ने सन 2010 में अपने शहर गोरखपुर में तकरीर की कि अगर मुसलमान एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। फिर अभी एहतिजाज से कबल योगी ने बयान दिया कि अगर एहतिजाज में तशद्दुद हुआ तो पुलिस मुसलमानों से बदला लेगी। तभी तो यूपी पुलिस योगी का हुक्म बजा ला रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हुआ उसका मकसद सिर्फ जुल्म उठाना या सबक सिखाना ही नहीं था, बल्कि जहाँ वहाँ जो कुछ हो रहा है उस संघ के पूरे मंसूबे के तहत हो रहा है। संघ की खुली पॉलिसी है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दो। इसके लिए शहरियत कानून में तरमीम हुई है। अब कौमी आबादी रजिस्टर की बात छेड़ी गई है। जब ये रजिस्टर बन जाएगा तो पूरे मुल्क गिर पैमाने पर एनआरसी लागू कर मुसलमानों की कसीर आबादी को शहरी हुकूक से बेदखल कर दिया जाएगा। और फिर जैसे इसराइल में फ़िलिस्तीनियों को कैंपों में रखा जाता है, वैसे ही मुसलमानों को कैंपों में कैद रखा जाएगा। इसके लिए जगह जगह पूरे मुल्क में अभी से कैंप बनाए जा रहे हैं। और यूपी में जो जुल्म हो रहा है उसका मकसद मुसलमानों को नफ्सियाती तौर पर गुलाम बनाने की कोशिश है। बैकअप नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट, एक तहरीर है जिसका खुलासा मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉलेज के तलबा बाहर आ गए, जामिया मिल्लिया से जो चिंगारी भड़की वो आज पूरे मुल्क में लग रही है। लोग आ रहे हैं, जगह जगह उलमा भी मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़ करके एहतिजाजात कर रहे हैं। हमने इसको बेंगलुरु में देखा, हैदराबाद में देखा, मुख्तलिफ तबके के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जमातें या वो चेहरे, जो चेहरे मुस्लिम पसंदल्ला पर जब अटैक होता है तो पूरे दिल्ली में, हैदराबाद और लखनऊ में जलसे और एक हंगामी मीटिंगें मुनाकिद करते हैं, वो चेहरे या वो तंजीमें जो एकजा होकर के पूरी तरह से मुसलमानों के सेफ्टी की और उनके पर्सनल लॉ को बचाने की बात करते हैं, आज उनकी मीटिंगें मुनाकिद नहीं हो रही हैं। इतना मामला, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये शिकायतें इस वक्त तबसरे में आ रही हैं। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं सीए के ख़िलाफ़, उसमें एक तबका, एक समाज मुलव्वस शामिल नहीं है, बल्कि उसमें कई समाज, कई तरह के तबक़ात हाथ जोड़े हुए एहतिजाजात कर रहे हैं। ये आज की ताज़ा वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप इस वक्त एक पुलिस की देखेंगे, पुलिस ख़वातीन एक लड़की को खींच करके ले जा रही हैं। ये तमिलनाडु की हैं। तमिलनाडु में यहाँ पर कुछ ख़वातीन ने रंगोली बना करके सीएए की मुखालिफत की थी, तो यहाँ पर 6 ख़वातीन समेत 8 अफराद को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया। ये खातून है जो चेहरा सबसे पहले जामिया मिल्लिया में एहतिजाज करते हुए सामने आया। ये आप वीडियो देख रहे हैं, आयशा राना है जो इस वक्त एहतिजाजियों का एक चेहरा बन गई और फिर इनकी वजह से जो लहर चल निकली एहतिजाजात की पूरे मुल्क में, वो आपके सामने है। इसने सिर्फ ये आवाज़ उठाई कि जो है केरला के विजयराय पिनाराई, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उन्होंने, उनकी पुलिस ने एहतिजाजियों को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया और पिनाराई की बात ली। तो वहाँ के सीएम के ख़िलाफ़ नाम लेने की वजह से वहाँ की सीपीएम के कुछ गुंडे इनके ख़िलाफ़ नारे लगाने लगे। तो ये वीडियो है जो उसमें उन्होंने साफ़ तौर पे कह रही है कि जो है प्रोटेस्टरों को, यानी कि जो एहतिजाज करते हैं उन लोगों को गिरफ़्तार करना ये जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो है केरला के सीएम के ख़िलाफ़ कुछ बातें कही थी, तो उनके ख़िलाफ़ भी एहतिजाजात दर्ज हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये सिलसिला लगातार एहतिजाजात का चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। वो है हमारे उलमा इकराम को और हमारे कायदीन को लेकर के कि पूरा हिंदुस्तान इस मरतबा जुड़ गया है, सारे समाज और तबक़ात जुड़े हुए हैं, तो हमारे उलमा कहाँ हैं? मैं उन लोगों को जो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके तनक़ीद और गालम गलोच पर आए हुए हैं, उनको साफ़ तौर पे एक बात बता दूं कि इस वक्त जुमा के बयानात में भी उलमा इकराम इसके बिल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और मदारिस में भी इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मदारिस की जानिब से क्यों इस तरह के एहतिजाजात को नहीं दे रहे, उसकी अपनी कुछ हिकमतें हो सकती है उनके नज़दीक कि जो इसको एक मुसलमान और हिंदू का चेहरा बता दिया जाएगा या फिर उसको इस एहतिजाजात को मुसलमानों से जोड़ करके देखा जाएगा। लेकिन अब हकीकत यह है कि इन एहतिजाजात को मुसलमानों के तय ही समझ करके, आप कोई भी मीडिया, कोई भी डिबेट उठा करके देख लें, उसमें मुसलमानों को छेड़ करके कोई एहतिजाजात नहीं हो रहा। इसमें अभी जो तस्वीरें गई हैं
وہ تصویریں بہار کی ہیں جہاں پہ جو ہے اسدالدین اویسی نے شرکت کی تھی اسی CAA بل کے خلاف، وہاں کی تصویریں آئی تھی، آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہی۔ تو ناظرین، بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ پورا ہندوستان اس وقت جٹ گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ چہرے جو ہمیشہ سے چہرے سامنے نہیں آ رہے ہیں، ان کو لے کر کے الگ الگ قسم کے تبصرے خود انہی کے ہماری حلقوں سے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے قائدین کو اس وقت دلی میں، لکھنؤ میں یا کہیں بھی ایک بیٹھک بلانی چاہیے، ان تمام جماعتوں کو لے کر کے ایک موقف پر اس وقت آ جانا چاہیے، ان کا فیصلہ صادر ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ چنگاری بڑھتی جائے گی، اور اس کا اگر ہم نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور علماء اکرام کھلا سامنے آ کر کے اپنے مشوروں کو نہیں دیا یا اپنی رائے کو نہیں رکھا، اپنے موقف کو نہیں رکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ جو جڑے افراد ہیں وہ بھی کٹتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ہمیں اس وقت جو ویڈیو سامنے پولیس کی درندگی کی، اس کی ظلم و ستم کی جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، مسجدوں میں گھس کر کے مارنا ہو، یا بازاروں میں براہ راست گولی باری کرنا ہو، یا پھر پاکستان جانے کی بات کرنا ہو، یا مسلمانوں کو چن کر مارنے کی بات کرنا ہو، یا یوگی کی جانب سے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی بات ہو، یا جس انداز میں اس وقت کیس درج کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے ڈرے سہمے مسلمانوں سے ان کی پراپرٹی ضبط کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیوں کی جو جامعہ ملیہ میں جرم ڈھایا گیا، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ظلم ڈھایا گیا، یا دیوبند اور میرٹھ اور یہاں کے علاقوں سے فیروز آباد سے جو ظلم و ستم کی کہانیاں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی، اس کے باوجود اگر قائدین سامنے نہیں آئیں گے، اس کے باوجود وہ اپنی زبان اگر نہیں کھولیں گے اور ان کا اپنا موقف نہیں رکھیں گے اور اپنی پشت پناہی اور حمایت ہونے کی بات نہیں کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ لوگ جو لکھاری ہے سوشل میڈیا میں وہ آپ کے خلاف بولیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی بولنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو اس وقت سامنے آنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس کے بینر تلے آئیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مخصوص تنظیم کے ماتحت آئیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ماتحت میں آئیں، یا جمعیت علماء کے ماتحت میں آئیں، یا جماعت اسلامی کے ماتحت میں آئیں، یا PFI اور دیگر وہ تنظیمیں جو خود کو یہ کہتی ہیں کہ یہ سماج کو، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اپنے بینر تلے نہ آئیں، تو ایک نیا بینر بنائیں جو CAA کے خلاف ایک پوری طرح سے تمام متحدہ جماعتوں کی، وہ صرف ایک ریاست کی نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر بنگلور میں ایک تمام متحدہ محاذ کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، لیکن وہ کرناٹک تک محدود تھا۔ لیکن ہم یہاں لوگ جو اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ من جملہ طور پر پورے ہندوستان کی ساری کی ساری جماعتوں کی جانب سے ایک متحدہ پلیٹ فارم کا ایک نیا نام سامنے لایا جائے، پھر ان کے ماتحت میں بھی جو ہے ایک موقف لوگوں کے سامنے آئے، اس میں ان لوگوں کو بھی جمع کیا جائے جو ہمارے جلسے میں جمعیت کے علماء میں وہ آچاریہ ہوا کرتے تھے، وہ سامی ہوا کرتے تھے، وہ پادری ہوا کرتے تھے، وہ سکھ اور عیسائی کے جو ہے رہنما ہوا کرتے تھے، مذہب و گرو ہوتے تھے، جن کو قومی اتحاد کے جلسوں میں بلایا جاتا تھا، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاسوں میں بلایا جاتا تھا، جماعت اسلامی کے اجلاسوں میں بلایا جاتا تھا، PFI اور دیگر جماعتوں میں بلایا جاتا تھا، اپنے اپنے مقامی جماعتیں پیام انسانیت کے نام سے جمع کرتے تھے، قومی اتحاد کے نام سے جمع کرتے تھے۔ تو اب یہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ جب اس وقت یہ ہوتا تو جب ضرورت ہے تو اس وقت یہ جماعتیں ان لوگوں کو جمع کر کے کوئی ایسا متحدہ پلیٹ فارم کیوں نہیں تیار کر رہی ہے جہاں سے ظلم کے خلاف آواز اٹھے، جہاں سے جو ہے یہ جو UP میں اس وقت ہو رہا ہے اس کی چنگاری، اس طرح کی چیزیں کرناٹک میں بھی جو ہے اس وقت یڈیورپا ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ وہیں اسی طرح کا جو ظلم اپنایا جائے۔ بنگلور میں بہرکیف کرناٹک اور یہاں کی ریاستوں کے عوام میں ایک قسم کا امن پایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کرناٹک اور ساحلی کرناٹک میں وہاں پر ان لوگوں کا زیادہ بول بالا ہے جو سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں کے شاید انتظامیہ میں بھی یا پولیس انتظامیہ میں بھی وہ لوگ گھس چکے ہیں، جس کی وجہ سے 2 نوجوانوں کو جان کھونی پڑی۔ تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا میں جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ہے ابھی تک قائدین سامنے نہیں آئے۔ الگ الگ انٹرویو دینے سے، الگ الگ جو ہے بات کرنے سے یا بیان یا پریس ریلیز جاری کرنے سے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ان قائدین کو اور دیگر مذاہب کے ان تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پوری طرح سے جو ہے چینل کے سامنے یا پھر ایک ساتھ ہو کر کے آواز نہیں اٹھائیں گے۔ یہی مطالبے اس وقت فیس بک میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، واٹس ایپ میں ہو، بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ چہرے جو ہمیشہ سامنے آیا کرتے تھے مسلم
पर्सनल लॉ को लेकर के हो या उनके उन चीज़ों को जो उनके सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, उन जमातों को, उन चेहरों को, उन कायदीन को इस वक्त एक मरतबा फिर मैदान में आना होगा और अपने मौक़िफ़ को ज़ाहिर करना होगा। इस तरह के मुतालबे हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह इंशाअल्लाह वो दिन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। बहरकैफ नाज़रीन, आज जो खबरें साफ़ तौर पे आ रही हैं, जो अहम तरीन खबरें आज की हैं वो यही हैं। इस वक्त जो वीडियो मेरे पास देख रही, वीडियो किसी ने हमें शेयर किया था, इसको हटा करके दिखाएं। इसमें बताया जा रहा है कि जो है एक मुसलमान की फैक्ट्री में पुलिस और फिर आरएसएस के गुंडे किस तरह से पुलिस को इजाज़त दे रही है एक फैक्ट्री में घुसने की। वो अंदर जाती है और फिर आग लगा देती है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के गुंडों को जो है ये जो फैक्ट्री देख रहे हैं जहाँ से आग के शोले आपको जो आग लगने के बाद नज़र आएगा, ये देखिए आग का एक मंजर है। ये एक मुसलमान की जो है शामिल है, एक फैक्ट्री है और वहाँ पर जो है पेट्रोल फेंक दिया गया और आग लगा दी गई। और इस वक्त बजरंग दल के लोग, आरएसएस के गुंडे भी वहाँ मौजूद थे। उनको अंदर दाखिल होने में पुलिस उनको जो है मदद कर रही थी और फिर वहाँ मौजूद मुसलमानों को पुलिस ने मारा भी है। ये वीडियो दिखाया गया, इसको शेयर किया जा रहा है ट्विटर में। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। बाज़ वीडियोस पे चूँकि कॉपीराइट का मसला आ जाता है या फिर जो है यूट्यूब के अपने कुछ उसूल हुआ करते हैं, इस वजह से हमें आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें दिखा भी नहीं सकती। इसलिए कि बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के ऐसी वीडियोस हमें शेयर कर रहे हैं जिसको देख कर के हमारी ज़बानें गंग हो जाती हैं, तबसरा करने से हमारी ज़बानें गम हो जाती हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारे तबसरे को आप ज़रूर शेयर करें उन लोगों तक भी जो कायदीन हैं, उन लोगों तक भी जो उलमा इकराम हैं, उन लोगों तक भी जो समाजी कारकुन माने जाते हैं, ताकि किस्म का जो इस वक्त जो लोग जो चिंगारी लगी हुई है वो चिंगारी दबने ना पाए और जो ख़ास किस्म के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिश और मंसूबा कर रहे हैं वो जो है अपने साजिश और मंसूबे नाकाम रहें। और इस वक्त उन कायदीन को सामने आने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन, अब चलते हैं हम लोग झारखंड की जानिब। झारखंड में आज हेमंत सोरेन 11वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। इस वक्त जो है बहुत सारे दीगर मेंबरान कांग्रेस के हों या दीगर पार्टी के बड़े बड़े लीडरान भी यहाँ पर नज़र आए इस हल्फिया तकरीब में, जिसमें राहुल गांधी देखे जा सकते हैं और ममता बनर्जी देखी जा सकती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह और एनसीपी सरबराह शरद पवार और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ लीडर मौजूद थे। और अशोक गहलोत भी जो है इस तकरीब में उन्होंने जो इस वक्त राजस्थान के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी इसमें जो है शिरकत की और बहुत सारे दीगर लीडरान ने, जिसमें दीगर लीडरान भी इसमें शिरकत की। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त मायावती ने भी एक बयान जारी किया है। वो ये है कि जो इस वक्त जुल्म व सितम हो रहा है और जो पाकिस्तान जाओ का जो पुलिस अफसर ने जो नारा लगाया था कि पाकिस्तान जाओ, जिस तरह की धमकी दी थी, उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के लीडर है, अक़लियती लीडर, उन्होंने भी इस बात का मुतालबा किया है कि अगर वो सच है तो उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। और दीगर बहुत सारे लीडरान भी इस सिलसिले में, जिसमें मायावती भी शामिल हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि जो लोग पाकिस्तान जाने की जिस पुलिस अफसर ने जो है धमकी दी थी उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, एक और अहम तरीन ख़बर इस वक्त तुर्की की मुझे आप लोगों के सामने रखना है। वो ये है कि यहाँ पर आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं वो कार जो है इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। दरअसल इस्तांबुल के सनाती जोन में एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि आज इस मुल्क की तारीख़ का एक अहम दिन है। आज तुर्की का वो ख्वाब सच साबित हो गया है जो हमारा मुल्क गुज़िश्ता 60 बरसों से देख रहा था। तुर्की में कार साजी के शोबे में इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियां पैदावार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इनमें फोर्ड, रेनॉल्ट, टोयोटा और हुंडई जैसे इदारे शामिल हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां इस वक्त शामिल हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों में तुर्क मुलाजिमीन सिर्फ असेंबलिंग का काम ही करते हैं। कारों की डिज़ाइन और पुर्जाजात दीगर ममालिक में तैयार होते हैं या फिर यूरोपीय ममालिक से दरामद किए जाते हैं। तुर्क सदर का इस हवाले से कहना था, हम गुज़िश्ता कई बरसों से कहते आ रहे हैं कि तुर्की को अपनी तैयार करदा कारों की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर सिर्फ कारों को जोड़ा जाए। उनका मज़ीद कहना था, तुर्की एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो न सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज़ की मार्केट है बल्कि एक ऐसा मुल्क भी है जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बरामद भी कर रहा है। इसके बाद तुर्क सदर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी की जिसमें एक कार चलाकर टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने साथ ये भी लिखा कि वो ऐसी एक कार अपने लिए भी ख़रीदेंगे।
तुर्की में ऑटोमोबाइल ज्वाइंट वेंचर ग्रुप आइंदा 15 वर्षों में इलेक्ट्रिक कारों के 5 मॉडल तैयार करना चाहता है। इस ग्रुप में मजमूई तौर पर 5 कंपनियां और एक बिजनेस यूनियन शामिल है। जुमा 27 दिसंबर को जो 2 मॉडल पेश किए गए उनमें से एक का नाम इलेक्ट्रिक लाइट SUV है और एक सेडान है। मनसूबाबंदी के मुताबिक कारें बोर्सा शहर में लगाए गए यूनिट में तैयार की जाएंगी। ये तुर्की का चौथा बड़ा शिमाली मगरबी शहर है। वहां सन 2022 तक सालाना 1,75,000 गाड़ियां तैयार होंगी जो इलेक्ट्रिक की मदद से चलेंगी। इस मंसूबे पर 13 वर्षों में कुल 22 बिलियन 13 लीरा यानी कि $3.7 बिलियन खर्च होंगे और 4,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। सरकारी मुआहदे के मुताबिक हुकूमत इसके लिए जमीन फराहम करेगी और टैक्सों में छूट भी देगी। सन 2035 तक इस कंपनी को सालाना 30,000 कारों की खरीदारी की गारंटी भी दी गई है। तो इस तरह कारों को बनाने में और बिलखुसूस एक मखसूस इलेक्ट्रिक कार बनाने में इस वक्त तुर्की जो है पूरी तरह कामयाब हो चुका है, जिसको इलेक्ट्रिक कार कहा जा रहा है और कुछ ही सालों में वो रास्तों पर दौड़ती हुई भी नजर आएगी और उसके बाद इंटरनेशनल तौर पर इसको जो है लोगों के सामने पेश किया जाएगा फरोख्तगी के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन वीडियोस और कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने आज के प्राइम टाइम में पेश करनी थी, हमने आपके सामने पेश की। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों तक इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।